वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और इस खास मुलाकात में हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कैराना से तेज तरार सांसद प्रदीप चौधरी जी जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और क्या क्या कार्य कोरोना को लेकर किए जा रहे हैं। सबसे चर्चित क्षेत्र है उनका, हर किसी की नज़र उनके ऊपर रहती है, उनके क्षेत्र के ऊपर रहती है। उसके बाद भी जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए हर और उनकी तारीफ भी हो रही है। जान लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या कार्य अभी तक वहां हुए और वर्तमान में कोरोना की वास्तविक स्थिति वहां पर क्या है। प्रदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। हेलो। हेलो हेलो। प्रदीप जी, मेरी आवाज हेलो। आ रही है आपको? हेलो आवाज में डिस्टरबेंस है भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। जी। मुझे लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये है प्रदीप चौधरी जो जी। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा था आपको कि वर्तमान में कैराना क्षेत्र के अंदर कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और वैक्सीन का परसेंटेज वहां पर क्या है और ब्लैक फंगस के कितने केसेस वहां देखने को मिल रहे हैं। भैया, जितना मैं आपको सुन पाया हूँ मैं उसी बात का आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। जैसे कि वैश्विक जी कोरोना महामारी का दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक स्तर पर सरकार के लेवल पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। दूसरे लेवल पर जी जो कोरोना की लहर आई है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के लिए मजबूर होना पड़ा और साथ ही साथ सरकार ने जो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई, जो प्रशासनिक रूप से हॉस्पिटलाइज में जितनी व्यवस्था बनी है वो आज हम सबके सम्मुख है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, किसी समय में ऑक्सीजन की थोड़ी समस्या बनी, उस ऑक्सीजन की समस्या को भी प्रशासन ने, सरकार ने दूर करने का काम किया गया है। और साथ ही साथ जहां जहां ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता थी वहां वहां पर प्लांट स्थापित करने का प्लान सरकार के माध्यम से किया गया और कोरोना को कंट्रोल करने में जो भी जी काम हो सकता था वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से पूरा करने का काम किया जा रहा है। जी। प्रदीप जी, अभी वहां पर जो, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। वर्तमान में क्या वहां ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से कोरोना बढ़ा तो वहां पर कुछ वैसी स्थितियां बनाई गई कि आइसोलेशन वार्ड वहां बनाए गए हों, ऑक्सीजन के साथ सुसज्जित वार्ड वहां बनाए गए हों या कुछ और व्यवस्थाएं वहां पर की गई हों? निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना ने अपना प्रकोप पूरा दिखाने का काम किया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले ग्रामीण क्षेत्र जी में बहुत बड़े स्तर पर इसका विस्तार भी देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ बड़ी तत्परता से हमारे स्वास्थ्य विभाग के विभाग ने और अपने प्रशासनिक टीम ने, सरकार ने पूरी व्यवस्था बना करके गांव में निगरानी समितियों का गठन करने के बाद उनके माध्यम से टेस्टिंग की व्यवस्था, उनके माध्यम से कोरोना की किट दे करके जो भी सिम्टोमेटिक हैं या जो भी रिपोर्ट के आधार पर निकल करके आ रहे हैं उनको तुरंत वहीं का वहीं इलाज देने की व्यवस्था सरकार ने बनाने का काम किया है। और जहां तक ऑक्सीजन की दिक्कत की वाली बात में आपने दोबारा फिर से मेरे से पूछा है, ऑक्सीजन के लेवल पर दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अब जो दिक्कत थी वो अब आज की तारीख में दिक्कत नहीं रही है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था हमारी जो ऑक्सीजन लेवल की व्यवस्था थी वो सीएचसी पीएचसी लेवल पर भी हमारी व्यवस्था सरकार ने करने का काम कर लिया है। और इसके अलावा प्लांट लगाने का जो काम किया जा रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी ऑक्सीजन के प्लांट भी लग करके तैयार हो जाएंगे। जी। प्रदीप चौधरी जी, कैराना क्षेत्र के अंदर जैसे कि कह रहे थे, बहुत सारे लोगों की मांग थी कि वहाँ भी कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने भी देखा कोरोना की स्थिति को कि किस तरह से भयावह हुई और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो वैसे भी बहुत सारी समस्याएं पहले से ही खड़ी रही थी। तो ऐसे में उसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? जरा रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। जी।
हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से क्षेत्र के अंदर एक मांग चल रही थी कि मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल वहां पर होने चाहिए, उसे लेकर क्या प्रयास आपके चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अब की बार कोरोना आया तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, तो क्योंकि आपका तो क्षेत्र वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र और बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर आपके द्वारा क्या प्रयास बड़े मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, जिस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी, हमारे कैराना लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज पिलखनी के अंतर्गत पड़ता है। दूसरा हमारे जनपद शामली, जो हमारा कैराना क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है, वहां पर कोई भी कोरोना को कंट्रोल करने का कोई हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया है और कोरोना का L1 और L2 का हॉस्पिटल भी वहां तैयार करने का काम सरकार ने किया है। बहुत मात्र कम समय में स्थापित करने का काम किया है शामली के अंदर। और जितने भी कोरोना जनपद शामली के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, वो शामली में कवर होने का काम हो रहा है। और इधर सहारनपुर के और आसपास के जो क्रिटिकल पोजीशन के पेशेंट आ रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कवर करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया है कि इसके साथ जो व्यवस्थाएं सरकार ने इसके अलावा भी बनाने का काम किया है, CHC लेवल पर, PHC लेवल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने अधीन लेकर के उनके माध्यम से कोरोना को कंट्रोल करने का जो अथक प्रयास, जो बेहतर तरीके से व्यवस्था बना करके करने का काम किया जा रहा है, तो वो आप लोगों की सरकार ने और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कहें, हमारे देश की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चल रही है, उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने में कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। जी नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। योगी सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है, WHO भी तारीफ कर रहा है, मोदी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी और तारीफ भी हो रही है। लेकिन हम कैराना की अगर बात करें तो कैराना के अंदर ऐसे कौन से कार्य हैं जो प्रदीप चौधरी जी ये कहेंगे कि ये कार्य मैंने कराए हैं और इन कार्यों के होने से क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिला है? जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे पूरे हम सभी जनप्रतिनिधियों ने शामली जनपद के अधिकारियों के साथ भी बैठ करके जानकारी हासिल की, अपने विचारों का आदान प्रदान प्रशासन के साथ किया। जो कमियां वहां देखने को मिलती थी या मिली या जानकारी में आई, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया। और साथ ही साथ हमारे शामली में भी ऑक्सीजन प्लांट की बात आई थी, वो भी स्थापित होने जा रहा है। एक प्लांट झिंझाना जो हमारा पड़ता है, CHC पड़ती है, उस पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित करने की बात आई थी। वो बात हमारे सम्मुख आई, उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वो भी जल्दी स्थापित होकर के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा इधर मेडिकल कॉलेज पड़ता है, प्रशासन के साथ बैठ करके हम लोगों ने पूरी मॉनिटरिंग करने का काम किया है, जानकारी हासिल करने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज में बैठ करके जो कमियां, जिन मशीनों की कमियां वहां पर थी, उन मशीनों की कमियों की पूर्ति कराने का काम किया गया। माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी भी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में दौरा हुआ था समीक्षा बैठक के माध्यम से, और उन्होंने भी जो व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिली, उनको दुरुस्त करने का निर्देश वो तुरंत ही दे करके गए थे। और मैं समझता हूं कि जो दिक्कतें आ रही थी, सहारनपुर के पिलखनी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। जो पहले से एक डेड पड़ा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, उसको चालू कराने का काम किया गया। तो एक मिनरल फंड से प्रशासन के माध्यम से लगाने का काम किया गया, जो चालू हो चुका। एक हमारा प्रधानमंत्री केयर फंड से लग करके तैयार हो चुका है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति देना सुनिश्चित उसने करने का काम कर दिया है। मैं समझता हूं कि पिलखनी के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट लग करके तैयार हो चुके हैं, जो अपनी ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने का काम आज की तारीख में कर रहे हैं। वो सब आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों की मेहनत है, वो हम लोग लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोरोना से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना है, जहां बीमारी हो वहीं इलाज लोगों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था से हमारी सरकार ने काम किया। जी प्रदीप चौधरी जी, क्योंकि कोरोना की स्थिति आपने खुद ही बताई कि गांव में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इस बार, तो वहां पर दवाइयों के वितरण की व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई या प्रशासन के द्वारा की गई? क्योंकि बहुत सारी जगह तो दवाइयों की बड़ी किल्लत रही है, ऐसे में कैराना की क्या स्थिति रही है? जी, दवाइयों की कहीं भी कोई भी किल्लत नहीं है।
हम लोग लगातार सभी जी सेंटर को देखने का काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, और ग्रामीण स्तर पर भी हमारी निगरानी जो समितियां लगी हुई, जिसके बारे में पहले पूर्व में भी मैं बता चुका हूं, ग्रामीण स्तर पर भी हमारी आशाएं जी प्रधान की देखरेख में मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। आशा बहनें हमारे इस काम को लगी हुई हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हमारी लगी हुई हैं, कोई भी कमी किसी भी प्रकार से नहीं, उनकी टेस्टिंग कर करके साथ ही साथ उनको कोरोना की किट उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, दवाइयों की उपलब्धता कराने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जहां भाई जैसे कि रेमडेसिविर की आवश्यकता होती थी, रेमडेसिविर की उपलब्धता कराने का काम किया गया, या इसके अलावा अन्य जो गंभीर पेशेंट थे उनको जिस प्रकार की भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार की व्यवस्था से उसको इलाज कराने की व्यवस्था बनाने का काम किया गया। जी बिल्कुल। प्रदीप चौधरी जी, अगर वैक्सीन की हम बात करें, क्योंकि अब की बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, तो ऐसे में वैक्सीन ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर आपके यहाँ कितने हो चुकी, पहला फेज कितना कंप्लीट हो चुका, और कितने हम कहेंगे लोगों में अभी बाकी है, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बाकी है? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन का काम अभी कुछ शेष है। मैं ये नहीं कह सकता कि वैक्सीनेशन का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जितनी तेजी से पिछले दिनों हमारी भारत की सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करने के बाद दो वैक्सीन तैयार करने का काम किया है, इतना जल्दी से तैयार करने का काम किया गया है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इतनी जल्दी वैक्सीनेशन का काम हमारी सरकार ने जो तैयार किया है, ये किसी भी लेवल पे संभव नहीं था। लेकिन ये हमारी सरकार की तत्परता, हमारी सरकार की प्राथमिकता में ये था कि लोगों को किसी प्रकार से कोरोना से बचाने का काम किया जा सके, और उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना से बचाने के उद्देश्य से वैक्सीनेशन का काम तैयार किया गया और चालू करने का काम किया गया, लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन बड़ा हमारे देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य हम इस बात के लिए मान करके चलेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने लोगों की जान की परवाह न करते हुए उन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने से मतलब रहा है, और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर ऐसे समय में, ऐसे पेंडेमिक समय में देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर भी देखने को मिलती तो बहुत अच्छा होता। कोरोना से लड़ाई हम सब लोग, देश के लोग मिल करके लड़ने का काम करते तो बहुत अच्छा होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार का भ्रम लोगों के मन में पैदा न करते, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या आज की तारीख में 55 से 60 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होती, जो आज 18-20 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा जो काम हमारी सरकार ने किया है, ये बहुत बेहतर तरीके से किया है, और वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब बहुत जल्दी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर 18+ वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन के सेंटर बढ़ाने का काम हमारे जनपद सहारनपुर में हो गया है, और 18+ लोगों को, जो हमारा कैराना क्षेत्र का शामली जनपद अभी वंचित था, वहां पर भी 18+ लोगों को वैक्सीन जल्दी लगने का काम शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। प्रदीप चौधरी जी, क्योंकि आप क्षेत्र में लगातार घूमते रहे हैं, सारी चीजें आपने देखी हैं, एक तीसरी लहर की बात भी हो रही है, उसके अलावा ब्लैक फंगस भी चल रहा है, तो तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए वो हानिकारक हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर मैं वही कहूंगा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल या निशान लगातार खड़े रहते हैं, क्या तैयारियां आपको लग रही है, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर्स, बच्चों के वेंटिलेटर्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो उसे लेकर क्या तैयारियां आपके यहाँ चल रही है, कितना प्रयास आपके द्वारा उसके लिए किया जा रहा है, और ब्लैक फंगस को लेकर भी वहां क्या स्थितियां हैं? ब्लैक फंगस को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। पश्चिम में हमारा मेरठ को ब्लैक फंगस का सेंटर बनाने का काम किया गया है, वहां सारी व्यवस्थाओं को की तैयारी कर ली गई है। वहां ब्लैक फंगस से आने वाले पेशेंटों को दवाइयों की, बेड की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया गया है। जी। साथ ही साथ जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि तीसरी लहर की बात, हम प्रार्थना करेंगे किसी भी प्रकार से तीसरी लहर न आने पाए, लेकिन अगर किसी कारणवश, किन्हीं कारणवश तीसरी लहर अगर आती भी है, उसके लिए भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री हमारे जनपद सहारनपुर में शामली और सहारनपुर की समीक्षा बैठक कर करके गए थे। उन्होंने निर्देश देने का काम किया गया है, अगर तीसरी लहर आती है, हम लोग 100-125 बेड ऑलरेडी ही तैयार रखें,
किसी भी प्रकार से अगर तीसरी लहर बनती है, आती है, उसकी भी तैयारी हमारी पूर्ण रूप से रहनी चाहिए। वो हम सब लोग प्रशासनिक रूप से लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बैठ के करने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अगर तीसरी लहर भी आती है, उससे भी हम लोग पूर्णतः रूप से तैयार हैं। जी, प्रदीप चौधरी जी, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करनी चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता से, वो कोरोना से बचाव के लिए जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पालन ठीक प्रकार से करें, और वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों ने भ्रम पैदा करने का काम किया है, खासतौर पर विपक्ष के लोगों ने, वो भ्रम लोग उस भ्रम में ना आए, और सरकार ने वैक्सीनेशन का काम जो बड़ी तेजी से चालू करने का काम किया है, उस वैक्सीनेशन के काम में आप लोग भी सहायता करने का काम करें, सहयोग करने का काम करें, और जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके वो वैक्सीनेशन के काम को अपना पूरा करने का काम करें, ताकि कोरोना को हम लोग हराने का काम कर सकें और कोरोना पर हम लोग जीत हासिल करने का काम कर सकें। ऐसा मेरा अपने क्षेत्रवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, अपने देशवासियों से मेरा ये संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप चौधरी जी, आपने अपना समय हमें दिया। जी धन्यवाद। जी, तो ये थे प्रदीप चौधरी जी, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेज तरार सांसद हैं कैराना क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने बताया कि कैराना के अंदर, कैराना जैसी जगह में भी जहां ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, वहां पर भी वर्तमान में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और प्रयास चल रहे हैं, उससे कोरोना पर हम कहेंगे अंकुश लगाया और धीरे धीरे कर स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि आप लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आपको डबल मास्क लगाकर बाहर निकलना होगा, हाथ धोने होंगे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़कर जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।